भविष्य का अमृत पार्ट 3 में आपका स्वागत है। जैसा कि भविष्य का अमृत पार्ट 1 में 4 बिंदु निर्धारित किया गया था, जिसमें से प्रथम 2 बिंदु भविष्य का अमृत पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अंतिम 2 बिंदु इस प्रकार है। तीसरा, जैविक शरीर या रोबोटिक शरीर बेहतर कौन, एवं चौथा है अनुमानतः क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हम भविष्य का अमृत पार्ट 3 में इन्हीं 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले तीसरा है, जैविक शरीर या रोबोटिक शरीर में बेहतर कौन। जैविक शरीर जो अब तक इंसानी विशेषताओं के कारण जाना जाता रहा है, इसकी समस्याएं भी कम नहीं है। जैसे इसे बिना काम के भी रोज 3 टाइम भोजन चाहिए, वो भी लजीज। क्या हर जगह यह संभव है? निश्चित रूप से नहीं। तभी तो धरती पर ही अलग अलग इलाकों में अलग अलग भोजन शैली पाई जाती है, क्योंकि ऐसा स्थानीय उपलब्धता के विभिन्न प्रकार के कारण हुआ है। क्योंकि हर जगह वहाँ की जलवायु के आधार पर ही वहाँ उपलब्धता सुनिश्चित होती है। यदि हम चाहें कि बेहतर से बेहतर खाद्य पदार्थ सबको उपलब्ध करा दिए जाएं, तो यह बड़ा खर्चीला होगा। अगली समस्या, इसको हर घंटे पीने को भरपूर पानी चाहिए। तीसरी, सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में चाहिए। बिना इसके यह जैविक शरीर 1 मिनट भी नहीं चल पाएगा। जबकि पूरी पृथ्वी इतना जैव अनुकूल होने के बाद भी ऑक्सीजन का वितरण सब जगह समान नहीं है। अब इसे भविष्य की अंतर्ग्रही या अंतर्गैलेक्टिक यात्रा के आधार पर देखें तो कितनी मुश्किल होने वाली है। यानी पूरा इंसानी शरीर ही पृथ्वी के जैविक अनुकूलता के अनुरूप बना है, जबकि उसके विचार पूरा अंतरिक्ष और ब्रह्मांड साधना चाहते हैं। यानी एक तरह से मानव कल्पना के अंतर ब्रह्मांडीय उड़ान में उसका भारी भरकम शरीर ही बाधा कर दिख रहा है। कहाँ प्रकाश की गति से यात्रा की बात, और ज्यादा कहें तो उससे भी तेज यात्रा की बात की जा रही है। तो यह स्थूल शरीर कैसे साथ दे पाएगा? और यदि ब्रह्मांड खंगालना है तो ये यात्रा करनी ही पड़ेगी। इसके लिए अब तक के सारे विकल्प बेमानी हैं। कोई न कोई नया और बेहतर विकल्प बनाने ही पड़ेंगे। अब तक के उपलब्ध विकल्प में जैविक शरीर से बेहतर रोबोटिक शरीर बेहतर दिख रहा है, क्योंकि वह अंतरिक्ष में मिलने वाले प्रकाश से ही चार्ज होकर कार्य करता रहेगा। लेकिन वह भी नाकाफी ही होगा। फिर भी कई प्रकार की ऊर्जा स्रोतों के द्वारा इसे बेहतर संभव बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह ही सुनिश्चित करना है, जो स्पेस में संभव हो सकता है। जबकि जैविक शरीर के लिए भोजन, हवा और पानी तीनों सुनिश्चित करना है, और स्पेस के हिसाब से ये तीनों मुश्किल कार्य हैं। जबकि हमारा मूल उद्देश्य विचार के साथ यात्रा करना है। शरीर तो बाध्यता के कारण जुड़ा है। कोई बेहतर विकल्प मिलने पर यह बाध्यता खत्म हो सकती है। अभी तो ये मात्र पूरी कल्पना है। यूं तो इस दुनिया में कल्पनाओं की ऐसी उड़ान भी चलती है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं होता। फिर भी लोग बड़ी श्रद्धा भाव से नतमस्तक रहते हैं। स्वर्ग नरक की कल्पना में, भविष्य की अतार्किक उम्मीद में आज लोग अपना वर्तमान भी तबाह कर रहे हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं पाते। हाँ, कुछ लोगों को इससे अवश्य लाभ मिल जाता है, जिससे भी ये समझते हुए भी आंखें मूंदे रहते हैं। इसे तो वैज्ञानिक सोच के साथ उड़ान भरना ज्यादा बेहतर है, जिसे आमतौर पर फंतासी कहा जाता है। लेकिन यही फंतासी धर्म के चश्मे से देखने पर लोग हाथ से जोड़े खड़े मिलते हैं, एवं किसी और जन्म में या दुनिया के लिए प्रलायित दिखते हैं। तो चौथा बिंदु है
अनमानता क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हमारा ब्रह्मांड या यूनिवर्स काफी विशाल है। पहले तो ये समझ लें कि यूनिवर्स और स्पेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्पेस उस खाली स्थान को कहते हैं जहाँ ऊर्जा के अलावा हर पदार्थ मौजूद होता है। स्पेस में ही सारे ग्रह, नक्षत्र एवं आकाश गंगाएं होती हैं, जो कि ऊर्जा का प्रकाश रूप है। एवं हर छोटा बड़ा पिंड का अपना गुरुत्वाकर्षण भी होता है, जिसके दम पर कोई भी पिंड अपना गुरुत्व क्षेत्र बनाता है, जो उस पिंड के आकार से कई गुना बड़ा होता है। और हर पिंड के आकार एवं द्रव्यमान के हिसाब से उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी बड़ा या छोटा होता है। इस गुरुत्वाकर्षण के बल पर हर बड़ा पिंड अपने से छोटे पर अधिकार रखता है। हालांकि न्यूटन द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन द्वारा अलग तरह से परिभाषित कर दिया गया है। उसके अनुसार हर पिंड अपने द्रव्यमान के अनुसार स्पेस टाइम में कर्व पैदा करता है, जिससे कोई भी छोटा पिंड उस कर्व में गिरकर बड़े पिंड के चारों तरफ नाचने पर मजबूर हो जाता है। अब आते हैं अपने मूल विषय पर कि भविष्य में फिजिक्स की दशा दिशा क्या होगी। एक बात स्पष्ट है कि इस अंतरिक्ष में कुछ भी स्थिर नहीं है, मगर इसी बुद्धि को आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत से समझाया है कि हर पिंड किसी पिंड के सापेक्ष गतिमान तो किसी के सापेक्ष स्थिर नजर आता है। और गौर करने वाली बात यह है कि पदार्थ की गति करने की भी एक सीमा होती है। कोई भी पिंड जो कि पदार्थ का ही बना होता है, सुदूर अंतरिक्ष को नहीं भेद पाता। करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष की यात्रा के लिए उसे ऊर्जा में बदलना पड़ता है। प्रकृति की एक स्पेशल व्यवस्था, जिसके कायदे कानून के दायरे में रहकर पदार्थ प्रकाश ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड की यात्रा करता है। यह भी प्रकृति की ही बनाई हुई पूर्ववत व्यवस्था है। तो इसी तर्ज पर इंसान को भी सुदूर अंतरिक्ष की यात्रा के लिए सशरीर यात्रा वाली बात बेमानी होगी। अब तक हमारी तकनीकी इतनी तो तरक्की कर ही गई है कि सूचना का आदान प्रदान प्रकाश के माध्यम से हो रहा है। इससे भी लोग परिचित भी हो चुके हैं और पूरे धरती को ऑनलाइन सिमुलेशन के रूप में डेवलप करने का कार्य भी चल रहा है। तो इसी सिमुलेशन तकनीक के आधार पर धरती के बाद सौरमंडल की यात्रा, फिर अपनी गैलेक्सी की यात्रा, पुनः अगला विस्तार अंतर गैलेक्टिक यात्रा का होगा। अब तक के तकनीकी विकास को देखकर तो सबसे बेहतर विकल्प यही दिख रहा है। अभी थोड़ी अड़चन है कि दिमागी सूचनाएं शरीर से बंधी हुई है। जिस दिन यह संभव हो गया कि मानव का सारा दिमाग कंप्यूटर के द्वारा डाउनलोड हो सकता है, तो बहुत कुछ बदलेगा भी और दिखेगा भी। अभी तो विश्वास करना भी कठिन लगता है, लेकिन क्या किसी मशीनी उड़ान, विद्युत का संधान, बल्ब का प्रकाशमान आदि अनेक कीर्तिमानों पर पहले विश्वास होता था? वैसे अभी बहुत सारी चीजें समय के गर्भ में पल रही हैं। जब बाहर निकलेंगी तो एक नई दुनिया से साक्षात्कार होगा। भनक एवं झलक तो मिल ही रही है कभी कभी। ये सब क्वांटम फिजिक्स के द्वारा संभव होगा। अभी तो यह शैशवावस्था में है और अभी इतना तहलका मचा रहा है। आगे की बात तो कल्पना से परे है। हर जागरूक व्यक्ति तो तैयार है, बाकी लोग भी कमर कस लें तो थोड़ा और इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं भविष्य की दुनिया कैसी होती है। धन्यवाद।